नमस्कार। शंकर एलएलबी के एक और एपिसोड पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं दुनिया की डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर। दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन इसका हिंदुस्तान पर क्या प्रभाव होगा और भारत इससे कैसे बच सकता है या क्या रिलेशन है, इस वीडियो में हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में हमने देखा कि मूडीज और फिच जैसी रेटिंग एजेंसीज ने अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स की रेटिंग्स को कट डाउन कर दिया है। हालांकि आम लोगों को यह लग रहा होगा कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्रेडिट रेटिंग्स इसलिए कट की गई हैं क्योंकि लगभग $1 ट्रिलियन का ऐसा लोन जो कि क्रेडिट कार्ड लोन्स, होम लोन्स, ऑटोमोबाइल लोन्स की शक्ल में इन बैंक्स ने दिया है, जिसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। और ये लोन क्योंकि मुफ्त में बांट दिया गया उन लोगों को जो उसे वापस दे ही नहीं सकते थे, इसीलिए आज अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस आके खड़ा हो गया है। अब अमेरिका का बैंकिंग क्राइसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात को जानते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया की लगभग तमाम इकोनॉमीज अमेरिका के साथ लिंक्ड हैं। इसीलिए अमेरिकन इकोनॉमी में आने वाली कोई छोटी से छोटी भी मूवमेंट दुनिया भर के मार्केट्स को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की हिस्ट्री से बात की जाए तो 1980 में इंडियन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी का कंपैरिजन यह बताता है कि उस समय इंडिया की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी का 64% थी। यह आंकड़ा 2001 आते आते 28% पर आ गया और 2023 आते आते यही आंकड़ा 17% पर सिमट गया है। आम भाषा में साधारण शब्दों में समझा जाए तो सन 1980 में चाइना की इकोनॉमी की वैल्यू अगर 100 रुपए थी तो भारत की इकोनॉमी की वैल्यू 64 रुपीज थी। वहीं आज 2023 में अगर चाइना की इकोनॉमी की वैल्यू 100 रुपीज है तो भारत की इकोनॉमी की वैल्यू कुल 17 रुपए रह गई है। ये हिंदुस्तान के नीतिकारों की वजह से, हिंदुस्तान के राजनेताओं की मेहरबानी से है कि आज हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ को भाग रहे हैं और बड़ी शान से ये कहते हैं कि अगली 5 सालों में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि अगर सही समय में हिंदुस्तान के राजनेता इकोनॉमिक ग्रोथ की विजिबिलिटी को समझे होते, उसकी वाइबिलिटी को समझ गए होते, तो आज हम 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि पूरे $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होते। ये इकोनॉमिक सर्वे और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़े हैं, ये हम अपनी जेब से नहीं बता रहे। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के ही बारे में। तो भारत, जिसकी पॉपुलेशन भले ही 2023 में चाइना से एक्सीड कर गई हो, लेकिन अब भी लेबर फोर्स में चाइना को पीछे छोड़ने में हमें 2055 का इंतजार करना ही पड़ेगा। यह बात सही है कि इंडिया की 50% पॉपुलेशन 25 की एज से नीचे है और लगभग 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स की एज से नीचे है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 7 या 8% है, लेकिन जब आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी सिर्फ 40% है। साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो हर 100 यूथ पे या एजुकेटेड यूथ पे सिर्फ 40 ऐसे यूथ है या यंगस्टर्स हैं, लड़का लड़की हैं जिनके पास नौकरी है। 60% यानी कि हर 100 में से 60 आज भी अनएम्प्लॉयड है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 40% का यह मतलब है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर हर 100 वर्किंग मेल्स के ऊपर सिर्फ 100 फीमेल्स वर्किंग अवेलेबल हैं। अब बात अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की करें तो उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के दम पर अपनी 50 to 60% लेडीज को एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर दी है। मैं जानता हूं ये आंकड़े आपके सामने साधारण रूप से नहीं लाए जाएंगे। बात वियतनाम की करें तो वियतनाम में 4 में से 3 लेडीज वर्किंग है। अगर यही आंकड़ा हिंदुस्तान में अचीव कर लिया जाए तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यह कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर 235 मिलियन वर्कर्स एक्स्ट्रा हो जाएंगी, जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 27% तक और अमीर बना सकते हैं। बात करें लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है लैक ऑफ गुड एजुकेशन के ऊपर। आप जानकर हैरान होंगे कि भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना बदतर है कि बाहर से आने वाले बड़े एम्प्लॉयर्स के लिए हिंदुस्तान की लोकल डिग्रीज और लोकल डिप्लोमास यूजलेस है। उसका मुख्य कारण यह है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जीरो दबाव दिया जाता है। हिंदुस्तान के कॉलेजेस आपको डिग्री तो थमा देते हैं, लेकिन उस डिग्री का कोई इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकली इस्तेमाल उस नॉलेज को कैसे करना है ये आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको नहीं समझाता है।
आंकड़ों की माने तो 25 से लेकर के 34 इयर्स की जो यूथ है उसमें से सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रोफेशनल हाई स्किल्ड डिग्रीज हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा बाकी 80% अनएम्प्लॉयबल है इंटरनेशनल कस्टमर्स के द्वारा, ये आंकड़े बताते हैं। अब बात करते हैं इसके अगली बात की कि यहां तक हम पहुंचे क्यों, हिंदुस्तान का इतना बुरा हाल हुआ क्यों। क्योंकि हिंदुस्तान की सरकारें एजुकेशन के ऊपर सिर्फ अपनी जीडीपी का 2% स्पेंड करती हैं। साउथ अफ्रीका जैसा छोटा देश भी 5.5% की स्पेंडिंग करता है। हेल्थ और एजुकेशन, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के सबसे बड़े क्रिएटर्स हैं, उसके ऊपर हिंदुस्तान की सरकार सिर्फ 2% और 1.3% स्पेंड करती है। यही कारण है हिंदुस्तान के इस रेस में पिछड़ने का। इसके अलावा कुछ छोटे कारण और हैं, और वो है अनसर्टेन फिस्कल पॉलिसीज, बार बार बदलते हुए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और बाहर से आते हुए एफडीआई में फ्लक्चुएशन। हिंदुस्तान के अंदर 1 से 2% का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जबकि भारत के हिसाब से लगभग 6% का एफडीआई जरूरी है। अब बाहर का इन्वेस्टर भारत में क्यों नहीं आता? क्योंकि भारत की सरकारें भले स्टेबल दिखाई देती हैं, लेकिन समाज टोटली अनस्टेबल दिखाई देता है। भारत के अंदर एजुकेशन की पुअर व्यवस्था और हेल्थ के ऊपर दिया जाने वाला कम ध्यान बाहर के इन्वेस्टर को स्केयर अवे कर देता है, उसको डराकर भगा देता है, जिसकी वजह से वो अपना पैसा ऐसी इकोनॉमी में नहीं डालना चाहता। मैं जानता हूं ये पॉपुलर ओपिनियन के खिलाफ कहती हुई बात है, क्योंकि पॉपुलर ओपिनियन ये है कि हिंदुस्तान तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक स्वर्ग है और सारी दुनिया भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। लेकिन अगर आप बड़े इन्वेस्टर की नजरों से देखें तो भारत अब भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक दलदल जैसा है, जहां आप कुछ डाल तो दोगे लेकिन उससे बाहर क्या निकलेगा या आप उससे बाहर क्या निकाल पाओगे, यह कहना बहुत मुश्किल है। अपने इस आज के वीडियो को पूरा करते हुए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि भारत की सरकार जो पिछले 10 सालों में कर्जा लेकर के बैठी है, उसकी वजह से हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन के ऊपर कैसे इफेक्ट आ रहा है, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे।